एक परसेप्शन है और पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये जो हुआ, कहने वाले तो कहते हैं ना कि ये सब मैच फिक्स था, ये ड्रामा था, और ये ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि 295A जैसा एक संगीन मुकदमा है उसको किसी तरीके से फिजल आउट किया जा सके। फिजल आउट कैसे? कि एकदम लोग रजब भट्ट के या नानीवाला के अगेंस्ट थे तो सारी की सारी सिंपथीज ये लोग गेन कर लें, माहौल ऐसा बन जाए कि टर्न द टेबल्स हो जाए कि वो लोग जो खिलाफ हैं वो सब इमोशनली इतना अटैच हो जाए वो कि बहुत ज्यादती हुई है, बड़ा अनजस्टिफाइड हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि रजब भट्ट का वीज़ा कैंसिल किया गया तो किसी तरीके से यूके गवर्नमेंट को या यूरोप को ये बताया जा सके कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादती हो रही है, इसलिए देखिए आपने वीज़ा कैंसिल करके आपने अनजस्टिफाइड किया, आपने ये किया तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, इसकी नौबत ना आती अगर वीज़ा टर्मिनेट ना होता तो। देखिए, पहले जो आपने सवाल किया कि पब्लिक के अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं पाया गया कि ये ड्रामा था और ऐसा कोई ड्रामा। देखिए वो स्टार्टिंग में लोगों ने शायद डाली हो, लेकिन पब्लिक का ऐसा कोई स्टांस नहीं कि ये ड्रामा था, और ना ही हमने कोई ड्रामा किया है, और ना ही जो उन्होंने कहा वकीलों ने बदमाशी की उन्होंने वो कर दी। और ड्रामे में कोई भी इस तरह मार नहीं खाता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज ज़ात है कि देखें ये कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं, ऐसी प्री प्लान एक्टिविटी कैसे हो सकती है? जैसे जिसमें हम का इवन के मज़े की बात यह है कि उस दिन अदालत में हड़ताल थी, अदालत में कोई बंदा नहीं था और वहाँ पे सिर्फ वकील थे, उस दिन। अगर हमें पता होता कि उस दिन हड़ताल थी तो हम तो उस दिन जाते ही ना। नहीं, आपके लॉयर ने भी आपको नहीं बताया था, मियां अली इशफाक साहब ने? क्योंकि हम रात को ट्रैवल किया, सुबह तक कोई हड़ताल नहीं थी। जब हम सुबह, ये जो वकील था इसका काम ही है अदालतों में दरवाजे बंद करना, गुंडागर्दी करना। कम्युनिटी तो बड़ी कनेक्टेड होती है, इन्फॉर्म्ड होती है। मियां अली इशफाक जैसे लॉयर को हड़ताल नहीं थी, हमारे जाने से आधा घंटा पहले हमें पता चला कि हड़ताल हो गई है, अदालत को बंद कर दिया गया। लेकिन उसी बंदे ने अदालत को बंद करवा के साथ तरफ से वकीलों को बुला के हमारे ऊपर ये सारा हल्ला बोला। लेकिन उसका तो फायदा हुआ आपको, वो ये हुआ कि आपको मजीद वक्त मिल गया। अब वो केस 13 जनवरी तक पेंडिंग है, यानी 13 जनवरी को अगली समाअत होगी। देखिए, फ़ायदा जज साहब उस दिन नहीं आए, हाजिरी लगी, वो डेट पड़ गई। हमें फ़ायदा क्या होना है? डेट पड़ गई 13 को, और आपके सामने ही है कि जब वो वकील वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, 100+ वकील, उन्होंने जिस तरह हमारे साथ ज़्यादती की है, मैं बस इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ इस टॉपिक को छोड़ा जाए। इसका फ़ायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, हमें इसका क्या फ़ायदा होना है? हाँ, ये आप जो फ़ायदे की बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मारा गया पब्लिक के अंदर, लोगों ने उसका शुक्र लगाया। ऐसा आज तक नहीं देखा गया कि जिस बंदे को मार पड़ी हो लोग कहें कि ऐसे ज़्यादती आती हुई है। नहीं, आपके लिए तो लोग कह रहे हैं ज़्यादती हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखें अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है। तो ये फ़ायदा हुआ ना आपको कि मार खा के भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, और जिन लोगों ने हीरो बनना था अल्लाह ताला ने उनको जिल्लत दी। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, तो इसका फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, ये तो फ़ायदा हमें अल्लाह ताला की ज़ात का हम शुक्रगुजार। और अगली पेशी 13 जनवरी को है, ये भी फ़ायदा हुआ। 13 जनवरी को क्या फ़ायदा होना? वो तो डेट पढ़नी थी, तारीख पड़ गई ना, तारीख पे। और उसके अलावा 295A जैसे सेंसिटिव इशू जिस पे लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है, वीज़ा टर्मिनेट हुआ, अब वो वीज़ा दोबारा लग जाएगा? वीज़ा दोबारा नहीं लगेगा। वीज़ा जो है वो कैंसिल हुआ है 295C परफ्यूम वाले केस के अंदर। उन्होंने, होम ऑफिस ने लिखा है कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके ऊपर FIR थी 295 परफ्यूम वाली, उसका आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिक्र नहीं किया, इसलिए उसका ट्रायल पेंडिंग है, उसका ट्रायल फेस करें, उसके बाद आपने जो दोबारा एप्लीकेशन तो करेंगे। आप उनको बताएंगे नहीं कि ऐसे ट्रायल फेस करें, इस माहौल के अंदर हम ट्रायल फेस करें? उसका जहां हम हाथ अदालत के अंदर पीटा जा रहा है। उस एप्लीकेशन देखें, जब रजब भट्ट ने वो वीज़ा एप्लीकेशन डाली थी, उस एप्लीकेशन की डेट से पहले वो मुकदमा खारिज हो चुका था। वो मुकदमा नहीं, वो 295C वाला मुकदमा अखराज हो चुका था। तो भट्ट ने जो जवाब दिया एप्लीकेशन के अंदर कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग कोई एक्टिव केस है, तो भट्ट ने वहाँ पे कहा यस, उसका जवाब ठीक था। उन्होंने जो वीज़ा कैंसिल किया, उन्होंने बेस्ड ऑन आर्टिकल के ऊपर उसका वीज़ा कैंसिल किया। हमने उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हुआ है, जिसके अंदर हमने लाहौर कोर्ट की जजमेंट लगाई हुई है, जिसमें जज साहब की हमने जजमेंट लगाई है कि ये मुकदमा उस डेट एप्लीकेशन डेट से पहले अखराज हो चुका है। तो जैसे ही इसका डिसीजन आएगा उसका वीज़ा रीइंस्टेट हो जाएगा, या होम ऑफिस को बोलेगा कि आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। उस वीज़े को रीइंस्टेट करने में ये इंसिडेंट सपोर्ट करेगा? ये इसका कोई लेना देना उससे।
नहीं, ये एविडेंस रखेंगे आप वहाँ पे, देखेंगे यही हो रहा है? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं से दोस्तों। ये जो मुकदमा है ये वाला अपना ये जो एक कराची वाला, इसका कोई लेना देना नहीं उस एप्लीकेशन से। ये तो उसकी एप्लीकेशन के बाद का मुकदमा है, तो बाद का मुकदमा कि पहले की वीज़ा इशू से कोई लेना देना नहीं। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इतने सेंसिटिव केसेस आपके ऊपर, 295AB 295CB रजब के ऊपर, आपके ऊपर भी इवन NCCI के केसेस हैं, और फिर अभी नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर आपका भी नाम है, इसके बावजूद आप पाकिस्तान आ गए। क्या आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? बिग ब्रदर ने कहा आओ, ग्रीन सिग्नल है, हम तुम्हें पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, वहाँ से जजेस गेट से गाड़ी आएगी बगैर नंबर प्लेट के, प्राडो वो बिठाएगी और फुराटे भरती हुई लाहौर ले आएगी। देखें, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है 76 साल जो हिस्ट्री है, इसमें बैकएंड में जो चीज़ें चलती हैं वो तो सारी कौम को पता है कि बैकएंड पे क्या होता है, कैसे लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर कैसे लोगों को रिलीज़ किया जाता है, फिर कैसे लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है। लेकिन हमारे मुकदमे में जो मेन जो किरदार था वो था चौधरी सरफराज का। चौधरी सरफराज, आप NCCI के केस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि आप यूके से जो आप पाकिस्तान आए। वापस आया, वो हमने वही इंस्ट्रक्शन फॉलो की जो हमें मियां अली इशफाक साहब ने इंस्ट्रक्शन दी। मियां अली इशफाक साहब को बिग ब्रदर ने कह दिया था ये देखें मियां कि अली आप इनको वापस बुला लें पाकिस्तान? नहीं, हालात साजगार हो गए? नहीं, मियां अली इशफाक साहब को उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन एवरी अपना प्लेटफॉर्म के अंदर। उन्होंने हमें ये कहा था कि जब तक डक्की बाहर नहीं आता आपने पाकिस्तान नहीं आना। तो जब जैसे डक्की बाहर आया उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें कहा कि हम आपके बिलें ले रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हम थ्रू द रूल ऑफ लॉ चलेंगे, हम बाय लॉ चलेंगे और आप आओ, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं बना। अगर बाकी कोई बिग ब्रदर होता तो मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर 40 मिनट डिटेन ना किया जाता, तो मैं बस आता ऐसे फटाफट चला जाता। आज से 2-3 महीने पहले जो इन्फ्लुएंसर्स पे हालात थे, आज वो हालात बेहतर हो गए हैं। कौन किरदार अदा कर रहा है? ये आपका अच्छा सवाल है कि कौन किरदार अदा कर रहा है। देखें, मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। जो मेन जो मुद्दा था वो सिर्फ डक्की के ऊपर था, कि मेन मुद्दा यही था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान डक्की भाई ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही थी एक्टिविटी अपना बाय नामो दिस एंड दैट। चौधरी सरफराज जो था ना वो बहुत ही करप्ट आदमी था। मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ चौधरी सरफराज को। वो एक ऐसा करप्ट आदमी है कि जिस दिन उसकी जेब में माल ना जाए उसको नींद नहीं आती। इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? इल्ज़ाम नहीं, मैं उसकी अमेरिका के अंदर, अमेरिका जब जाता है अमेरिका के अंदर उसकी अय्याशी की वीडियोस मैंने देखी हैं चौधरी सरफराज की। नहीं, मैं भी नहीं दिखा सकता। आज लास्ट टाइम भी आपको मैंने कुछ कहा था, मैंने आपसे कटवाया था, आपको याद है? तो वो हम कभी करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं, अभी देखें, मैं आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि असली जो मर्द होता है वो वही होता है जो किसी की ऐप को छुपा ले। किसी के ऐप को दिखाना, किसी की वॉइस नोट सुनाना, किसी की चीज़ों को दिखाना, मैं एक अच्छे मर्द की निशानी नहीं समझता। आपके पास हैं वैसे वॉइस नोट्स हैं? हमें कोई भेज दे, हम देख के अपने पास रख लेते हैं। हम ये नहीं करते कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाते फिरें, सोशल मीडिया पे लोगों को डाल दें, क्योंकि हर लेकिन बंदे, आपके पास हैं? हाँ, ये चौधरी सरफराज जब बाहर आएगा उसको पता चलेगा कि मैं उसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो एक करप्ट आदमी था। उसकी दिहाड़ीबाजी होती थी कॉल सेंटरों के अंदर। कॉल सेंटरों के अंदर बंदे ले जाने 2 कपड़ों में, कहना जाके फटाफट उनके सारे सामान उठा लेना और कहना कि ये ISI का, ये MI का। ऐसे 2 बंदे साथ ले जाने, साथ में अपना स्टाफ ले जाना, सामान उठा लाना, बाद में ब्लैकमेलिंग करने के सामान देंगे, ले 10 लाख तो 20 लाख। उसने लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में उसका ऐसा नेटवर्क था जो ना सिर्फ कॉल सेंटर की हद तक महमूद था, बल्कि तौहीन मज़हब की ब्लैकमेलिंग में वो बहुत बड़ा किरदार करता था। लोगों के ऊपर तौहीन मज़हब के झूठे पर्चे, झूठे नोटिस दे के लोगों को ब्लैकमेल करना। तो डक्की के ऊपर जब मुकदमा था तो उसको पता चला ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि इसके पास बहुत पैसा है। उसकी नीयत ख़राब हो गई। किसके पास? डक्की के पास। तो जब, और ये किसने बताया? ये उसी के एक टाउट ने उसी को बताया जब डक्की NCC की हिरासत में था।
डक्की के टाउट ने सॉरी सरफराज सरफराज के टाउट ने उसको बताया कि हु वाज ही? हाँ, वो भी एक हाजिर एनसीसी का ऑफिसर ही था। अच्छा, हाँ, उसका नाम नहीं ले सकता। तो उसने जब बताया कि डक्की के पास जो है ना वो बहुत पैसा है, तो उसने फिर पहले एक मोमेंटम बिल्ड किया पॉडकास्ट दे के, वतन अजीज़ के बच्चे, वतन अजीज़ के बच्चे। फिर उसने डक्की को जो है ना वो जब उससे ज़बरदस्ती पैसे पूसे ट्रांसफ़र कराए बाइनांस के अंदर, अपने पर्सनल शुएब रियाज के बाइनांस के अंदर। तो उसी दौरान ये डॉक्टर अफान कैसर है, ये भी बहुत बड़ा टाउट है चौधरी सरफराज का। डॉक्टर अफान कैसर एक ऐसा नौसरबाज आदमी है जो डॉक्टर अफान कैसर जो इन्फ्लुएंसर है, ये पास्ट में हमारे ऊपर बहुत बोला है, हमारी फैमिली तक इसने टारगेट की है, लेकिन हमने इसको कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि इसका काम ये है फेमस लोगों के ऊपर भौंकना और भौंक के अपना मंजन बेचना। और इसकी हर वीडियो आप देखेंगे ना, इस्लामी टच डालना, लोगों को मैनिपुलेट करना और कहना हाँ हाँ वाह 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 वाह। डक्की की जब ये चौधरी सरफराज से मिलने जाता है डॉक्टर अफान कैसर, ये उनका पॉडकास्ट करता है और उसके दौरान कहता है कि डक्की ने तो लिया ज़रा ले आओ, डक्की ने तो ज़रा ले आओ। कौन कहता है? डॉक्टर अफान कैसर। वो एक वीडियो आई थी ना, हाँ, उस डक्की जब उस वीडियो के अंदर कुछ गुफ्तगू हुई, डक्की जब वहाँ पे आया, डक्की से मेरी मुलाकात हुई है। डक्की ने मुझे बताया कि जब ये वहाँ पे आया डॉक्टर अफान कैसर, तो चौधरी सरफराज ने मुझे पूछा डक्की तुम जानते हो इसे? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ये डॉक्टर अफान कैसर है। अच्छा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई भी आप ऐसा इल्जाम नहीं लगाएंगे जो बगैर सबूतों के। मैं डक्की की बात कर रहा हूँ, जो मुझे डक्की ने बताई बात, अंदर की बात। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो कि जो बिला वजह किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग जाए। इस प्लेटफॉर्म पे आप जो बात करेंगे सबूतों की रोशनी करेंगे। अभी ये सारी चीजें अभी स्लोली आएंगी। ऑलराइट, हाँ, अभी ये सारी चीजें अब आएंगी इंशाल्लाह। ठीक। हाँ, तो डक्की ने कहा मैं इसको जानता हूँ। डक्की की सिर्फ यही बात हुई उससे, मैं इसको जानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से वो वीडियो में भी देखा जा सकता है। डक्की वहाँ से वापस अपना नीचे चला गया हवालात में। उसके बाद डॉक्टर अफान कैसर जो कि सिस्ट्रोलॉजी जो 5 बहनें हैं, इसके ऊपर इसने बड़ी वीडियोस बनाई, बिलो द बेल्ट, बड़ा इनको हरास किया। वो बेचारी आज तक इनके खिलाफ बोली नहीं। फिर ये मिलता है इकरा कंवल के हस्बैंड अरी परवेज से, ये उसको एक झूठी स्टोरी सुनाता है, जो कि इसकी वो स्टोरी भी उसके पास रिकॉर्डेड है, जिसमें यह कहता है कि मैं गया था, मेरी डक्की से मुलाकात हुई, मेरी होगी अब बात सरफराज से, मैं तुम्हारी भी डील करवा देता हूँ, मेरी डक्की से आधा घंटा अकेले में बात हुई है, तुम्हें नहीं पता। ये उसने जाके अरी परवेज को ये सारी स्टोरी सुनाई। मैं डील करवा देता हूँ, मैं डील करवाता हूँ तुम्हारी। अरी परवेज उसको ने कहा मैं तुम्हारी डील करवाता हूँ। नहीं, डील तो तब होती थी जब डक्की की डील हो जाती थी। उसने कहा मैंने डक्की की बात करवा दी है, वो जुडिशियल होने वाला है, बस छोड़ दो, तुम हाथ थोड़ा रखेंगे, वो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी भी डील करवाता हूँ। उससे 2 दिन बाद ही मुझे एक लड़का फ़ोन करता है, कहता है डॉक्टर अफान कैसर आपसे बात करना चाह रहा है। मैंने कहा तो कुछ सबूत। उसने मुझे कहा कि मेरे पास उसने कुछ मैसेज भेजे हैं 1 टाइम, उसने वो रिकॉर्ड करके मुझे सुनाए, जिसमें वो ये इंटेंशन शो करता है कि मैं नदीम नानी वाले की भी डील करवाता हूँ। उसी लड़की डील करवाता हूँ पैसों की। हाँ जी, कि मैं कि नानी वाले की। डॉक्टर अफान कैसर वाज आस्किंग फॉर मनी कि मैं डील करवाता हूँ। आर यू श्योर अबाउट इट? अल्लाह की कसम, इसके अरी परवेज, एस्ट्रोलॉजी, मैं और डक्की सारे गवाह हैं चीज़ों के। अरी परवेज जो है शायद डक्की इसके ऊपर वीडियो करेगा, उसने मुझे कहा कि वो इसके ऊपर वीडियो करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अगर उसने ना की तो फिर मुझे वीडियो करनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर, और मैं इसको आप करेंगे? हाँ, मैं करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, सीधी जो बात है। और ये गंदा और गलीज इंसान है। आज 31 दिसंबर लास्ट ईयर 2025 का, और आज उसी लड़के ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उस लड़के ने मुझे क्या मैसेज किया, ये आप खुद पढ़ लें। दिखाएं। हाँ, ये वो लड़का है हाँ जी, जो डॉक्टर अफान कैसर से आपकी बात कराना चाहता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये टुडे उसने मुझे क्या मैसेज किया, उसी लड़के ने। अस्सलाम वालेकुम, आपके इंटरव्यू के बाद डॉक्टर अफान ब्लॉक कर गया मुझे। अच्छा, हाँ जी। तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है आप? अच्छा, ये डॉक्टर अफान, मैं अब ये नाम नहीं ले रहा, हाँ, जिसने आप मैसेज किया हुआ है, क्योंकि इसको जिन साहब ने मैसेज किया उनको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, मैं जानता हूँ। इनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, इनसे भी रब्ता किया था उन्होंने, इसी के थ्रू से मुझे डील भिजवाई, इसी लड़के के थ्रू से मुझे डील भिजवाई। ऑल राइट। हाँ जी। और वो कहते हैं कि आपने जो इंटरव्यू डॉक्टर अफान हाँ जी, 2 दिन पहले जो मैंने उसके बाद इस लड़के को उसने ब्लॉक कर दिया, मैसेज कुछ जो भी इसको कन्वे किया उसने मैसेज ब्लॉक कर दिया। फॉर व्हाट रीजन? क्यों ब्लॉक क्यों किया?
आई डोंट नो कि क्योंकि उसको ये शायद ये पता चल चुका है कि जो डॉक्टर इरफान कैसर ने इस लड़के को बातें की डील शील वाली, जो उसको मैसेज किए, वो उसको ये था कि उसने मुझे तो वो चीज़ें फॉरवर्ड नहीं की। उसको ये लगता है कि उसने ये चीज़ें मुझे फॉरवर्ड की हैं, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन फॉरवर्ड हो चुकी हुई है। हाँ, फॉरवर्ड हो चुकी हैं। आपके पास एविडेंस वीडियो आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। या डक्की की नहीं वीडियो आएगी तो मेरी वीडियो जरूर आएगी। तो ये ऐसा बंदा है जो इस्लामिक टच डाल के बड़े लोगों पे बात करता है और फिर अपना मंजन बेचता है। अभी इसकी एक पर्सनल लाइफ है, मैं वहाँ पे बात कभी नहीं करूँगा, हालांकि इसने मेरी पर्सनल लाइफ पे बात की हुई है, क्योंकि मैं ख़ानदानी आदमी हूँ। मैं किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझता हूँ, और मैं इतना कोई गंदा आदमी नहीं कि मैं किसी की वाइफ या किसी की बहन या किसी की माँ के ऊपर बोलूँ। डॉक्टर इरफान कैसर, खुदा ना करे किसी दिन इसका मेरा आमना सामना हो जाए, शायद उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ।